हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कि मिड डे मील क्या होता है, किसके लिए होता है, क्या प्रोसीजर होता है। और इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे कि गाइडलाइंस क्या है जो सरकार की तरफ से और जो प्रोग्राम स्कीम है उसके ऑर्गेनाइज़र की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे ये फॉलो करना होता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की योजना है। तो हम देखते हैं कि मिड डे मील स्कीम को जिन भी स्कूलों में चलाया जाता है उन सभी स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की है और इनका पालन हर स्कूल को करना होता है। तो पहली गाइडलाइन ये है कि स्कूलों को ये खाना रसोई घर में बनाना होता है, कहीं खुली जगह में और किसी स्थान पर इस खाने को नहीं बना सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक रसोई घर जो है क्लासरूम से अलग होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई करते समय दिक्कत ना हो। तीसरा है कि खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे गैस वगैरह किसी सुरक्षित जगह पर रखना अनिवार्य है। और साथ ही खाना बनाने वाली चीज़ों को भी साफ़ जगह पर रखने का जिक्र है इसमें। जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा उन सब चीज़ों की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और पेस्टिसाइड वाले अनाजों का प्रयोग किसी भी प्रकार के खाने में नहीं किया जाना चाहिए। और खाना बनाने के लिए केवल एगमार्क, गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख भी इसमें है। खाना बनाने से पहले सब्जी, दाल और चावल को अच्छे से धोने का नियम भी इसमें है। और जिस जगह यानी भंडार में खाने की सामग्री को रखा जाएगा उसको भी साफ़ सफाई पर अच्छा ध्यान देना होगा। जिन रसोइयों द्वारा ये खाना बनाया जाए उनको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, हाथ धोने होंगे और हाथ के नाखून कटे होने चाहिए। और जिस व्यक्ति द्वारा बच्चों को खाना परोसा जाएगा उसे भी अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। खाना बनने के बाद स्वाद पहले 2 या 3 लोगों को चखना होगा और इनमें से कम एक टीचर होना चाहिए। समय समय पर बच्चों को दिए जाने वाले इस खाने के नमूनों का टेस्ट स्कूलों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवाना होगा। और जैसे ही बच्चों के देने वाला खाना बना लिया जाएगा तो उस खाने को बनाने में इस्तेमाल हुए बर्तनों को साफ़ करके ही रखना होगा और बच्चों को ये खाना केवल साफ़ जगह पर ही परोसा जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे नियम इसमें बने हुए हैं जिससे कि हाइजीनिक और हेल्दी फूड बच्चों को मिल पाए। अब ये जो खाना है ये किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को पूरा पोषण मिले जो कि हमारे नियम के अनुसार है वो देखते हैं। तो 1 से 5 साल तक के हर बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 और प्रोटीन 12 ग्राम तक होना चाहिए। जबकि छठी से 8वीं कक्षा में जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और 700 ग्राम कैलोरी तक का फूड दिया जाना चाहिए और प्रोटीन 20 ग्राम्स दिया जाना चाहिए। अब इसको कैसे हिसाब से लगा जाए तो ये एक मात्रा भी दी हुई है अंदाजे के लिए कितना मात्रा में दिया जाएगा। तो 100 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए चावल या गेहूँ यानी अनाज और छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 150 ग्राम। और अब दाल जो कि प्रोटीन के लिए ज़रूरी है वो 20 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए और 30 ग्राम छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और सब्जियां दी जाती है ताकि उनको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सकें। तो वो है मात्रा 50 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए और 75 ग्राम छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। तेल और वसा 5 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए और 7.5 यानी 7.5 ग्राम छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और इसके अलावा राज्य सरकार अपने हिसाब से भी दे सकती है खाना, जैसे कि दूध इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कोई फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। ये राज्य सरकार अपने हिसाब से अन्य चीज़ों को भी शामिल कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि 3 ही आइटम खिलाए जाएं। तो इसके अंदर जो भी खाना बच्चों को दिया जाता है उसमें दूध, खीर, दलिया जैसी खाने की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। इसलिए अगर कोई राज्य अपने राज्य के स्कूल के बच्चों को दूध या फल भोजन में देना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गुजरात, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दूध, फल आदि चीज़ें भी इस मील में दी जाती है। अब ये इस तरह इसका एक मॉडल बना हुआ है, कार्यान्वयन मॉडल, यानी कि कौन कार्य कैसे करेगा। तो इस स्कीम को 3 तरह के मॉडल के तहत चलाया जाता है, जैसे कि विकेंद्रीकृत मॉडल यानी डिसेंट्रलाइज्ड, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मॉडल और केंद्रीकृत मॉडल। विकेंद्रीकृत मॉडल में स्थानीय कुक और हेल्पर्स द्वारा भोजन पकाया जाता है, जैसे कि राजस्थान में है। इस मॉडल के तहत साइट पर खाना बनाया जाता है, जिसके चलते बच्चों के माता पिता और शिक्षक इस चीज़ पर निगरानी रख पाते हैं किस तरह से खाना बनाया जा रहा है। फिर केंद्रीकृत मॉडल, जो कि ये पहले आपने देखा होगा, जिसमें एक बाहरी संगठन द्वारा खाना बनाया जा रहा था और इस खाने को फिर स्कूलों में भेजा जाता था। ये मॉडल ज़्यादातर शहरी इलाकों में कामयाब है क्योंकि जगह की कमी रहती है, तो एक ही जगह से बन के और ट्रांसपोर्टेशन ईजी है इसलिए आ जाता था।
वहीं केंद्रीकृत रसोई में बनने वाले खाने की स्वच्छता की बात की जाए तो साल 2007 में दिल्ली में जब इन जगहों पर बनाए जाने वाले खाने की सैंपल का टेस्ट किया गया तो खाने की गुणवत्ता खराब पाई गई थी, और ऐसी शिकायतें बार बार आती है क्योंकि आप उस पर नज़र नहीं रख सकते। तो ये उसका ड्रॉबैक है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के हिसाब से देखा जाए तो कई स्वैच्छिक और दान संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिल्ली, मद्रास और नगर निगम के स्कूलों में दूध का पाउडर प्रदान किया गया था। और एक केयर नामक संगठन है जिसके बारे में आपने सुना हो तो, और नहीं तो आगे सुनेंगे। सोया भोजन, गेहूं और वनस्पति तेल कई स्कूलों को दिए जाते हैं, जबकि यूनिसेफ के द्वारा उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ और शैक्षणिक सहायता स्कूल के बच्चों को दी जाती है। तो इस तरह से और भी मतलब तरीके हैं जिनसे बच्चों की हेल्प की जा सकती है। दैन मिड डे मील स्कीम के क्या फ़ायदे हैं? अब वैसे हमने बहुत सारे स्कीम पढ़ ली और उससे हमें पता लग रहा है कि ये फ़ायदेमंद है। तो बहुत समय से ही हमारे देश में चल रही है और काफ़ी कामयाब भी साबित हुई है, और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी पहुँचे हैं। तो इससे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर खाना मिल पाया है, और पोषित खाना मिलने से इन बच्चों का अच्छे से विकास भी हुआ है। आज भी हमारे देश में देखा जाए तो खासतौर से लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी पिछड़ापन है, और क्योंकि इस स्कीम के तहत बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है तो इन लोगों ने अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया ताकि उनकी बेटियों को खाना मिल सके। और स्कूल में खाना मिलने के कारण बच्चों के परिवार वालों द्वारा इन्हें हर रोज़ स्कूल भी भेजा जा रहा है, और ऐसा होने से बच्चे रोज़ाना स्कूल में उपस्थित होते हैं और उनको कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो सकती है। और लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान का क्या मतलब है कि मतलब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं एक्चुअली, जो कि ऐसा नहीं है कि स्कीम गलत है, लेकिन स्कीम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होने की वजह से बच्चों को नुकसान हुए हैं। जैसे कि पिछले कई सालों में देखा गया कि एक कभी-कभी घोटाले और करप्शन मतलब होने की वजह से इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले खाने को खाने से कुछ बच्चों की मौत हो गई है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब थी या उसमें कोई मिलावट हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इस स्कीम को सही से चलाने के लिए जो पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन पैसों का घोटाला कर लिया जाता है। काफ़ी घोटाला इसमें देखा गया, और ऐसा होने से क्या होता है, जब पैसा घोटाले में चला गया तो बच्चों को कम पैसे में यानी कि घटिया खाना मिलेगा, जिससे कि सरकार को भी काफ़ी नुकसान हुआ, बच्चों को भी नुकसान हुआ। हालांकि ये स्कीम की ड्रॉबैक है क्योंकि मॉनिटरिंग पुअर है। ओरिजिनली स्कीम बहुत अच्छी है। इस स्कीम की वजह से हर दिन कई बच्चों को पेट भर खाना मिल पाता है, और ऐसा होने से हमारे देश के गरीब बच्चे जो हैं कुपोषण जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बचे रहते हैं, और बच्चों का विकास भी अच्छे से हो पाता है। इसमें इम्प्रूवमेंट और भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि अपडेट्स हैं हमारे पास कुछ कि ना लेटेस्ट क्या न्यूज़ है। तो नितिन गडकरी, अब तो ये सड़क परिवहन मंत्री नहीं पहले थे, तो उन्होंने कहा कि हम दूध की खपत बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना के तहत दूध को इसमें शामिल करने की योजना बना रहे हैं। तेलंगाना राज्य सरकार सकारात्मक रूप से कॉलेजों के बच्चों के लिए भी मिड डे मील स्टार्ट करने की विचार कर रही है। तो इसके तहत सरकारी जूनियर, मॉडल, कनिष्ठ, डिग्री, बीएड, डीएड और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं जल्दी अपने कॉलेजों में स्वादिष्ट दोपहर का भोजन प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्कूल एजुकेशन में इसका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आया है। तो इसी तरह से कॉलेजेस में यानी कि हायर एजुकेशन में भी इसका अच्छा असर देखने की उम्मीद में उन्होंने इस योजना को लागू करने पर विचार किया है। तो देखते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको मिड डे मील प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जल्दी मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगी और आपको इसको सॉल्व करना है और अच्छे से इसको समझ लेना है। थैंक्स।